गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने पढ़ा कि कार्बन क्या है। और हमने ये आपको बताया कि 118 तत्वों में से प्रकृति में जो अब तक जो प्राप्त 118 तत्व हैं, उनमें से 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। और ये भी बताया कि कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन शब्द जो है लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से, यानी कि कोल्ड जिसका अर्थ होता है, उससे लिया गया है। फिर हमने पढ़ा कि कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ कार्बन की उपस्थिति होती है, किन किन वस्तुओं में। हमने ये भी बताया कि सजीवों में और निर्जीवों में सभी में कार्बन जो है अन्य रूपों में पाए जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं में कार्बन मुक्त अवस्था में, यौगिक अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जबकि जो सजीव है, सजीवों में ज्यादातर ये यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ये भी आपको बताया कि जो भोजन में हमें जो उपस्थित जो घटक है, ये जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के ही महत्वपूर्ण यौगिक है, जिससे शरीर के कार्यों को करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये शरीर की पेशियों, रक्त, ऊतकों व हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। अब शरीर की कोशिकाओं में कार्बन किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो हम क्या करते हैं, जब श्वास लेते हैं अंदर को, तब हम ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर, है ना। ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उस समय जो है हमारे अंदर से क्या बाहर निकलती है, हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को आते हैं। अब ये दिखाने के लिए, ये पुष्टि करने के लिए कि हम जो सांस छोड़ते हैं उस हवा में कार्बन है, ये दिखाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए लेकर आए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अच्छे से देखकर बैठिएगा कि ये बताने के लिए कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कि कार्बन की जो मात्रा होती है, जो हम निश्वास में, यानी कि एक्सहेलेशन में, है ना, उसको बाहर छोड़ते हैं। तो उसके लिए एक परीक्षण हम कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब रखे हुए हैं। ये दोनों टेस्ट ट्यूब जो है ये खाली है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये दोनों टेस्ट ट्यूब, एक में पानी रखा है, शुद्ध पानी रखा है, कुछ भी नहीं है उसमें। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रखा हुआ है। लाइम वाटर यानी कि चूना पानी, ठीक है, चूना पानी। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें शुद्ध जल है, इसको हम यहां पर लेकर आएंगे, ए टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आएंगे और इस पानी को इसके अंदर डाल देंगे। ओके। अब क्या करेंगे, इसमें चूना पानी है, इस चूने पानी को हम बी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, बी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ओके। अब दोनों में हमने, एक में शुद्ध जल डाला, एक में लाइम वाटर डाला, यानी कि चूना पानी डाला। अब यहाँ पर दो स्ट्रॉस रखे हैं बेटा, ये देखो दो स्ट्रॉस रखे हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉ को यहां से उठा लेंगे और पहले वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। दूसरे स्ट्रॉ को निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम क्या करेंगे, इसमें जोर से फूंक मारेंगे पहले वाले में, ठीक है। आपका जो श्वास है वो अच्छी तरह से आप उसको इसके अंदर छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले में भी हम छोड़ेंगे इस प्रकार से, देख रहे हो। अब आप देख सकते हो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या अंतर दिख रहा है। एक में जिसमें शुद्ध पानी है, जिसमें हमने कार्बन, यानी कि जो हम लोग श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उसमें क्या देखा हमने, यहाँ पर पानी में कोई भी फर्क आया नहीं। लेकिन जो हमारा चूना पानी है वो जो है वो दूध के रंग का हो गया, दूधिया हो गया। देख रहे हो आप, मिल्की हो गया है ये। इसका कारण क्या हो सकता है, आपको पता है जो चूना है, चूना पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसका रंग कैसे कर देता है, दूधिया कर देता है या मिल्की कर देता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस द लाइम वाटर इनटू मिल्की बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो हम लोग श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ये निश्वास कहते हैं हम जिसको,
उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इसी कारण ये जो लाइम वाटर रखा है, चूना पानी रखा है, ये कैसे रंग का हो गया? ये सफेद रंग का हो गया। तो आपको पता लग गया कि क्या, ये पता लग गया आपको कि ये जो है कार्बन हमारे शरीर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ये पता लग गया सबको? इस प्रयोग के कारण आपको ये एकदम से क्लियर हो गया। चलिए, अब अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बन के अपरूप के बारे में, जिसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स कहते हैं, कार्बन के रूप कहते हैं। अब बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय, जिसे अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल यानी कैसे चूरा चूरा जैसा होता है, क्रिस्टल्स, है ना। अक्रिस्टलीय यानी कि जो एकदम से स्मूथ होता है, बिल्कुल छूने में एकदम से मुलायम होता है। तो इसके दो रूप है कार्बन के, क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप। अब कार्बन के परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर ही हम इनको दो वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, कार्बन की परमाणुओं की अवस्था के आधार पर हम क्या करते हैं? कार्बन के अपरूपों को दो वर्गों में बांटते हैं। क्रिस्टलीय रूप, ये देखो क्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टलीय रूप यानी कि क्रिस्टलाइन, है ना। ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। कैसे होती है? कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय, जैसे आपको नाम से ही सुना पता लग रहा है, अक्रिस्टलीय है, नॉन क्रिस्टलाइन है। तो ये कैसा होगा? इसमें कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ये डिफरेंस आपको पता लग गया कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूपों में क्या डिफरेंस है। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होता है? कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होती है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके। क्रिस्टलीय, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के कुछ उदाहरण हमने यहां पर लिखा हुआ है। क्या क्या है? ग्रेफाइड, ठीक है, ग्रेफाइड, हीरा। क्या क्या है? ग्रेफाइड है, हीरा है, फुलेरिन है। ठीक है, ग्रेफाइड, हीरा और फुलेरिन, ये किसके एग्जाम्पल है? ये क्रिस्टलीय अपरूप के, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण है। दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन या अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अपरूप के जो उदाहरण है वो आप देख सकते हो बोर्ड में। चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस। तो ये जो है, ये किसके उदाहरण है? अक्रिस्टलीय अपरूपों के। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण है चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस आदि। अब हम आपको ये एक बार दिखा भी देते हैं, इनके जरा रूपों को जरा दिखा देते हैं आपको। चलिए, अब हम देखेंगे, हमने आपसे कहा कि जो है हीरा, हीरा यानी कि डायमंड, है ना। हीरा यानी डायमंड, ये किसका रूप है? यानी कि किसका किसका उदाहरण देख रहे हो? कितनी चमक है हीरे में, है ना। ये क्रिस्टलीय, कार्बन के अपरूप हैं जो क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, ये हीरा है। तो ये किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीय अपरूप का उदाहरण है। दूसरा हम देखते हैं ग्रेफाइट, जो हम पेंसिल से जिससे लिखते हैं काले काले रंग से, ये देख रहे हो, इसके अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी क्रिस्टलीय, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप का उदाहरण है। अब तीसरा हम देखेंगे, ये देख रहे हो जो चमक वाली चीज है, ये फुलेरिन कहते हैं इसको हम। ठीक है, इसको फुलेरिन कहते हैं।
और ये भी क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलेरिन। ओके, अब हमने बात की किसकी, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय के उदाहरण हमने बताए आपको, चारकोल, ये देख रहे हो आप, चारकोल है ना, ये चारकोल है, ये अक्रिस्टलीय अपरूप का उदाहरण है कार्बन के। दूसरा ये देखो, काजल, काजल जो आप आंखों में लगाते हो लड़कियां सब, ये काजल है, ये भी क्या है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। अगला कोक है, ये देखो कोक है, ये भी अक्रिस्टलीय का उदाहरण है। अगला कार्बन गैस, ये भी अक्रिस्टलीय का उदाहरण है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए, अब ये जो चारकोल है, हमने आपको बताया, जो चारकोल है, जो अक्रिस्टलीय अपरूप का उदाहरण है, ये 4 वर्गों में इसको हम, या 3 वर्गों में हम इसको बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, यानी कि जो चारकोल है वो भी विभिन्न प्रकार के हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, कैरमल एक्सेट्रा। कौन कौन से हैं चारकोल के जो विभिन्न रूप हैं, वे हैं काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल तथा कैरामल। तो इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, एक एक करके विस्तार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय एलोट्रॉप की बात करते हैं हम लोग। ओके, चलिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में। किसके बारे में, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों में कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती, कार्बन परमाणुओं की क्या नहीं होती, निश्चित व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, निश्चित व्यवस्था नहीं है या नहीं होती है, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं है। और मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए थे, कौन कौन से उदाहरण हमने बताए थे आपको अक्रिस्टलीय अपरूपों के, चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस आदि, है ना। ओके, तो हमने चारकोल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो चारकोल जो है विभिन्न प्रकार के हैं, मैंने कहा। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि काष्ठ चारकोल है ना, काष्ठ चारकोल या लकड़ी का कोयला जिसे हम कहते हैं, काष्ठ चारकोल, जिसे हम लकड़ी का कोयला कहते हैं, लकड़ी का कोयला। तो काष्ठ चारकोल जो है, लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन करने पर प्राप्त होती है, जलाने पर प्राप्त होती है। अब इस प्रक्रम को भंजक आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विदाउट ऑक्सीजन। आपको पता है किसी चीज को जलने के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो जलता है। आप घर में देखते हो मम्मी चूल्हा सब जला रही होती है, जब हवा अच्छी होती है तब वहां पर अच्छी तरह से अंगीठी हो चाहे वो चूल्हा हो, वो अच्छी तरह से जलता है ना। तो ऑक्सीजन की, अभी यहां पर क्या होता है, ये जो काष्ठ चारकोल कैसे बनता है, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है। और इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, भंजक आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजक
आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? भंजक आसवन कहते हैं। ओके। अब यह काले रंग का पदार्थ है। मैंने आपको दिखाया, अभी चित्र में आपको दिखाया काष्ठ चारकोल, ये काले रंग का पदार्थ है। यह जल से हल्का है, जिसके कारण ये जल में तैरता है। जल से हल्का है तो ये क्या करेगा? जल में तैरेगा। और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग जो है वो किसमें किया जाता है? वो जल के शोधन में। जल के शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना? जल के शोधन, जल के शोधन में किया जाता है तथा ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था काष्ठ चारकोल। सॉरी, अगला है जंतु चारकोल। अगला जो चारकोल का रूप है वो है जंतु चारकोल। दूसरा है जंतु चारकोल। अब ये जंतु चारकोल क्या है? यह जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। पहले हमने कहा कि लकड़ी के लकड़ी के भंजन आसवन से बनाया जाता है। ये आप नाम से देख सकते हो, जंतु चारकोल है। तो ये जंतुओं की हड्डियों के किससे बनाया जाता है? जंतुओं की हड्डियों, जंतुओं की हड्डियों का भंजक भंजक आसवन द्वारा बनाया जाता है, यह बनता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। कितना परसेंट होता है? क्या क्या होता है इसमें? इसमें क्या क्या होता है? इसमें मैंने कहा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। उसके साथ साथ क्या होता है? कार्बन भी मौजूद होता है। कितना परसेंट होता है? 12% होता है। अब इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में किया जाता है। ठीक है। और फॉस्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। अब इसके उदाहरण क्या, सॉरी, इसके जो यूज है वो क्या क्या है? पहला, एक तो चीनी उद्योग में। चीनी, आपको पता है जब गन्ने का रस निकलता है तो वो कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। लेकिन जब चीनी निकल कर आती है तो वो सफेद रंग का हो जाता है ना? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? ये सब वस्तुएं, जैसे जंतु चारकोल है, ये सब मिला सकते हैं जिससे कि गन्ने के रस को क्या कर सकते? रंगहीन करने में। और क्या क्या उपयोग है इसके? फॉस्फोरस के यौगिक बनाने में। किसके लिए? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के यौगिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह है जंतु चारकोल। अगला है शुगर चारकोल या कैरामल। अगला कौन सा है? शुगर चारकोल या कैरामल। शुगर चारकोल, या हम उसको कहेंगे कैरामल। अब शुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, आपको पता है। इसे चीनी, ठीक है, पर सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? चीनी का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं हम लोग? ग्लूकोज को C12
H22O11। ये क्या है? ये चीनी का फॉर्मूला है ना? चीनी का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं हम लोग? C12H22O11 लिखते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? इसके साथ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना? सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है। शुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में प्रयुक्त होता है? इससे क्या बनता है? ये देखो, कार्बन 12 कार्बन प्लस 11 H2O यानी कि पानी। ये देखो, ये है इसका बनने का जो प्रक्रिया है वो ये है C12H22O11। ये क्या है? ये शुगर है, चीनी है ना? ये क्या है बेटा? ये चीनी है। चीनी का जो रासायनिक रूप है C12H22O11। इसको क्या किया जाता है? H2SO4 यानी कि सांद्र गंधक की अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब शुगर चारकोल मुख्य रूप में अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। ये क्या इसका उपयोग क्या है? अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ओके। और ये धातु ऑक्साइड के धातु के रूप में अपचायित करता है। ओके। अगला है हमारा लैंप ब्लैक। अगला जो रूप है हमारा अक्रिस्टलीय अपरूप का एक अगला एग्जाम्पल है कालिक। हम जिसे कालिक कहते हैं वही है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक या इसे हम कालिक कहते हैं। आपको पता है जब आप दिया सब जलाते हो, उसके ऊपर अगर हमने कोई कांच का ढक्कन कुछ रख दिया तो आप देख सकते हो उसके ऊपर क्या होता है? ऐसे कालिक जमा हो जाती है ना? जैसे कि आपको यहाँ पर एक दिया जल रहा है, ठीक है? इस दिए में से ऐसे धुआं उठता है। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी कोई कागज रखो या कोई और वस्तु रखो तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ऐसे काला काला परत जम जाता है। देखा है आपने? देखा है सबने? यस। अब ये कैसे बनता है कालिक? अब इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं हम लैंप ब्लैक को। ये मोम तथा तेल को जो है वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। बेटा मैंने बताया दिया जलता है, दिए में आप तेल डालते हो, है ना? तो इससे क्या होता है? या फिर क्या करते हो? मोमबत्ती जलाते हो तो क्या होता है? दीपक जब आप उसको जलाते हो तो प्रकाश उत्पन्न करता है और उसके साथ साथ वहां पर कालिक भी जम जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लैंप ब्लैक या कालिक। लैंप यानी क्या होता है? लैंप यानी कि बत्ती होती है ना? तो इसको जलाने पर प्राप्त होने वाला जो धुआं जो काला काला जमा होता है वही हम इसे क्या कहते हैं? उसी को हम कालिक कहते हैं। इसमें कार्बन कितनी मात्रा में होती है? 98 to 99% क्या होती है? उसमें कार्बन होती है। और कालिक का प्रयोग इसमें किया जाता है प्रिंटर की स्याही। प्रिंटर की स्याही तथा जूते की पॉलिश। जूते की पॉलिश कैसी होती है? काली काली होती है ना? जूते की पॉलिश और टायर और रबर टायर आदि बनाने में भी किया जाता है। रबर टायर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने अभी बात की कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में, जिसमें हमने लकड़ी के कोयले के बारे में बोला, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल के बारे में बात किया, शुगर चारकोल जिसे हम कैरामल कहते हैं उसके बारे में बात किया, और लैंप ब्लैक जिसे हम कालिक कहते हैं उसके बारे में भी हम
पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के क्रिस्टलीय रूप के बारे में। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप के बारे में। अब तक हम लोग क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। मैंने आपको चित्र में दिखाया, हीरा, फुलेरिन तथा ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। कौन कौन से हैं? हीरा, डायमंड जिसको हम कहते हैं हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरिन। ये किसके उदाहरण है? क्रिस्टलीय अपरूप के, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण है। अब इसमें जो है क्रिस्टलीय संरचना निश्चित होती है। क्रिस्टलीय अपरूप में क्या होता है? एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिनके कारण इन गुणों में, इनकी जो गुणे होती है यानी कि इनकी विशेषताएं अलग होती है। आपको पता है हीरा है ना, ग्रेफाइट और फुलरिन, इनमें क्या होता है? एक निश्चित क्रिस्टलीय रचना होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रेफाइट के बारे में। क्रिस्टलीय अपरूप में सबसे पहला है हमारा ग्रेफाइट। ओके, ये जो ग्रेफाइट है, ये शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। ये ग्रीक भाषा के, ठीक है, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? ग्रेफो से बना है। ग्रेफो, ग्रेफो यानी क्या है? ग्रेफो यानी लिखना। लिखना, आपको पता है पेंसिल है ना, पेंसिल का उपयोग क्यों करते हो आप लोग? लिखने के लिए ही तो करते हो। तो एकदम से झट से याद कर लो कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट यानी ग्रीक भाषा से ग्रेफो से ली गई है और उसका अर्थ है लिखना। पेंसिल के अंदर की छड़, ठीक है, पेंसिल के अंदर की जो छड़ होती है जिसे लिखा जाता है, वो ग्रेफाइट से बनी है। मैंने आपको दिखाया था, ये रहा पेंसिल। और आप कैसे लिखते हो इसको? इस तरह से आप लिखते हो, है ना। ये देखो, तो ये क्या है? ये पेंसिल के अंदर पाई जाती है या इसको बनाया जाता है। इसके अंदर को रखकर इसके अंदर को रखकर ये बनाया जाता है, जिससे आप लिख सकते हो। अब ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनकी अनेक समतलीय परतें होती हैं प्रत्येक परत पर। अब इसके लिए मैं आपको क्या करूंगी? इसके लिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगी, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ग्रेफाइट की जो संरचना है, ग्रेफाइट कैसे होता है। इसका एक त्रिमान चित्र आपको दिखा सकते हैं हम, जिससे कि आप समझ सकते हो कि इसकी रचना कैसी होती है। तो यस, आपके पुस्तक में दिया हुआ है ग्रेफाइट की परत संरचना, इसी के बारे में बात करेंगे हम। ये देखिए, ये ग्रेफाइट की परत संरचना है, ठीक है, ग्रेफाइट की परत संरचना है। अब बेटा आप देख सकते हो कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। ये समतलीय परतें होती हैं इनकी, देख रहे हो आप, समतलीय परतें होती है। और प्रत्येक परत पर आप देख सकते हो, प्रत्येक परत पर क्या होता है? 6 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हो आप। 6 परमाणु कैसे होते हैं? षटकोणीय छल्ले, रिंग के रूप में। देख रहे हो आप, एक रिंग के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, ये देख रहे हो। यस, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन,
कैसे कैसे इसको अरेंज किया गया है? षटकोणीय। षटकोण आपको पता है हेक्सागन होता है ना, षटकोणीय छल्ले या रिंग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और छल्ले के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, देख सकते हो आप, जुड़े हुए हैं। और ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती है, देख सकते हो। और परतों के मध्य क्षीण बल के कारण, यहां पर देख रहे हो ऐसे लाइंस बने हुए हैं, देख रहे हो हल्के हल्के लाइंस बने हैं। क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट क्या होता है? नर्म और स्नेहक होता है। कैसा होता है? नर्म और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ग्रेफाइट? स्लेटी रंग का। आप देख सकते हो स्लेट रंग का होता है, स्लेटी रंग का होता है ग्रेफाइट। स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। और इसका गलनांक कितना होता है? 37,000 सेल्सियस होता है। और ये विद्युत सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा होता है? विद्युत सुचालक होता है। और इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आज ग्रेफाइट के बारे में इतना ही बात करेंगे। अगली क्लास में थोड़ी सी और डिटेल में इसको बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जो जो आज आपको पढ़ाया वो अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।